नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। चलिए झारखंड सहायक आचार्य का जो परीक्षा होने वाला है उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो आए और आपको यह पीडीएफ भी प्राप्त होते जाए। तो चलिए आज हमारा पहला प्रश्न देखने से पहले आप जानिए कि अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पीसीएस फाउंडेशन को आप ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है रहा आपके सामने ये कि निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास जो है किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास जो है किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है यह जो है यह तेलंगाना राज्य में यह किया जाता है। हम लोग फटाफट तरीके से देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, व्याख्या नहीं देखेंगे। देखेंगे तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको देखने में मजा नहीं आएगा, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट वे में देखेंगे। तो माथुरी लोक नृत्य कहाँ का अभ्यास है, तो यह तेलंगाना से संबंधित है। दूसरा सवाल है कि भरहुप स्तूप, आप सुने हैं ना, भरहुप स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। जो भरहुप स्तूप है जातक कथाओं और कहानियों का जो है चित्रण करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए किस राज्य में स्थित है भरहुप स्तूप। तो ये जो है ना भाई, ये हो जाएगा कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में कैलाश के रॉक कट मंदिर बनवाया था। इसमें पूछा है किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में कैलाश की जो रॉक कट मंदिर है वो बनवाया था। किसने बनवाया था, तो यह जो बनवाया था आपका गोविंद तृतीय, अच्छा सॉरी, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा यह बनाया गया था। किसके द्वारा, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर रॉक कट का जो है यह बनवाया गया था। इसी क्रम में अगला सवाल है कि कुतुब मीनार की कितनी मंजिल है। जो कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है, तो ऊंचाई आप जानते होंगे कुतुब मीनार कितनी है, यह 73 मीटर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर। और कितने मंजिल है, तो इसमें जो मंजिलों की संख्या है वो 5 है। कितना, यह 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस मुगल स्मारक का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की स्मृति में बनवाया करवाया था। किस मुगल स्मारक का जो निर्माण है वो क्या किया गया था कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की स्मृति में करवाया था। तो क्यों, कौन सा है इसमें सही आंसर हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा इसमें जो है ना भाई, ये जो है ये बीवी का मकबरा जो है यह बेगम की स्मृति में करवाया था, ये बीवी का मकबरा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था। कौन था इसमें, तो निम्नलिखित में से पूछा है कि कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था। तो कौन हो जाएगा इसमें, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा यह शंकर देव जो थे ना, ये वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था। कौन, शंकर देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। इसमें पूछा है, बहुत ही मस्त सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय उस समय था लॉर्ड डफरिन जो था ना, उस समय भारत का वायसराय था। किस समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गठन हो रहा था उस समय। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व जो है किस वर्ष किया था। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे ना, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। इस जो है ना, ये सफल नेतृत्व किया था 1918 में किया था। 1917 में तो चंपारण गए थे, 1918 में यहाँ अहमदाबाद के मिल मजदूरों के यहाँ पे सफल नेतृत्व किया था। इसमें पूछा 9वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। तो कौन हो जाएगा, ये जो है ना,
ये आपका हो जाएगा कन्हई लाल दत्ता जो है ना आरोपी गिरफ्तार किया गया था साजिश के मामले में। कन्हई लाल दत्ता जो है यह गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल है, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की और 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। इसमें पूछा है कि सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। तो कौन हो जाएगा इसमें, ये मौलाना अबुल कलाम जो आजाद है ना, ये सबसे कम उम्र में जो है व्यक्ति बने। अध्यक्ष के रूप में सबसे कम उम्र के कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया, बताइए। संविधान सभा का जो है वो 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। तो 10वां सत्र जो है ये आयोजित किया गया 6 से 17 अक्टूबर के बीच जो है 1949 में आयोजित किया गया था। कब से कब, 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य में समान न्यायिक और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। जैसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। तो कौन हो जाएगा इसमें, ये जो है ना भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ये समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की। इसमें पूछा है कि संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो है स्थापना हुई। तो कब हुई, यह हुआ आपका 99वें संविधान संशोधन के समय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो है स्थापना हुई। अगला सवाल है कि सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। तो सरकारिया आयोग जो था वो कब पेश किया, 1988 में यह पेश किया रिपोर्ट। उस कौन था, उसमें थे इसके अध्यक्ष कौन था, रंजीत सिंह सरकारिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल संविधान के आधार पर हटाया जाए। इसमें पूछा है कि उच्चतम न्यायालय को अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अगर हटाना हो तो किसके आधार पर हटाया जा सकता है। तो बताइए, बताइए किसके आधार पर हटाया जा सकता है। तो हटाया जा सकता है आपका कौन सा आधार पे, ये हटाया जा सकता है सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है। पूछा है किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की जो भूपर्पटी है गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है, किसके द्वारा यह होती है। तो यह जो बेसिकली होती है यह पटल विरूपण के माध्यम से यह पृथ्वी जो है ना गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है। पटल विरूपण याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो कौन सा हो जाएगा, एक कांडला जो बंदरगाह है ना एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा, कांडला। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों और जो जलोढ़ प्लेसर है और तट पर विशेष रूप से समुद्र तटों तटों में प्लेजर के बीच नहीं पाया जाता। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों जो और तट पर विशेष रूप से समुद्र तटों में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ये जो है ना बॉक्साइट, यह नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं। पूछा है कि भारत के उत्तरी मैदान जो है वो किन 3 नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं। भारत के उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मिट्टी के से बने हैं वो किन नदियों के
परस्पर क्रिया से बनते हैं। यह जो बनते हैं ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जो है ये तीनों नदियों से यह परस्पर क्रिया से बनते हैं। अगला सवाल है कि अल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है। बहुत ही मजेदार सवाल है कि अल नीनो ला नीना जो होता है ना, अल नीनो जो होता है किस महासागर में विकसित होता है। ये होता है आपका प्रशांत महासागर में यह विकसित होता है अल नीनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जल्दी। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो भीतरकनिका जो है ना ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है। इसमें पूछा है, इस चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछा है किसका ऊंचाई सबसे अधिक है। तो यह जो है ना इसमें दिख रहा होगा रानीखेत जो है इसकी ऊंचाई जो है सबसे अधिक है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है। इसमें पूछा है वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो संचरण में मदद करती है। यह जो है बाह्य वायुमंडल जो है ना रेडियो संचरण में यह मदद करती है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है। तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें जो है काल्डेरा ज्वालामुखी जो है ना इसमें ये सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का यह प्रकार है, काल्डेरा याद रखिएगा। मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ की अवधारणा का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है। जैसे मजदूरी हो गया, किराया हो गया, ब्याज तथा लाभ की जो अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में, वो किस शाखा में किया जाता है। यह जो शाखा है यह किया जाता है आपका कौन सी शाखा में? ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यह किया जाता है। अगला सवाल है 26 नंबर है कि मुद्रा की मांग मुख्य रूप से भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होता है। ऐसे पूछा है कि मुद्रा की जो है वो मांग मुख्य रूप से भविष्य में प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होता है। तो ये जो है ना एहतियाती जो है मांग, मुद्रा की एहतियाती मांग, यहाँ पर एहतियाती भरा जाएगा। मुद्रा की एहतियाती मांग मुख्य रूप से भविष्य में प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होता है। यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है। इसमें पूछा है यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसमें प्राप्त होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन जो है सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, जीडीपी में शामिल है। तो ये आप सुन रहे होंगे, जानते होंगे कि अंतिम माल की जो बिक्री है ना यह सकल घरेलू उत्पाद में यह शामिल है। याद रखिए अंतिम माल की बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला विकास बैंक था। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला विकास बैंक था। तो यह जो है ना ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो था वो भारत का पहला विकास बैंक था, भारत औद्योगिक वित्त निगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना जो है ना भाई यह जो बल दिया गया था उद्योगों पर यह बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। चलिए आज का क्वेश्चन कैसा लगा। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।